हेलो व्यूवर्स, केबीएन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी साइकोलॉजी क्लास 12th के चैप्टर नंबर 4 मनोवैज्ञानिक विकार के अंतर्गत अपसामान्यता तथा मनोवैज्ञानिक विकार के संप्रत्यय। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। इस टॉपिक में हम अपसामान्यता यानी एबनॉर्मेलिटी और मनोवैज्ञानिक विकार यानी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। अपसामान्यता यानी एबनॉर्मेलिटी की बहुत सारी परिभाषाएं कई सालों से प्रयोग में आ रही हैं, लेकिन किसी भी परिभाषा को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी जितनी परिभाषाएं हैं उनमें से ज्यादातर परिभाषाओं में कुछ कॉमन सिम्टम्स यानी सामान्य लक्षण दिखाई पड़ते हैं, जिससे हम मनोवैज्ञानिक विकारों यानी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को समझ सकते हैं। ये लक्षण 4 हैं, जिन्हें 4D यानी 4D के नाम से जाना जाता है। ये 4D कौन कौन से हैं? पहला D है डेवियंस, विसामान्यता। दूसरा है डिस्ट्रेस, कष्ट। तीसरा D है डिसफंक्शन, अपक्रिया। और चौथा D है डेंजर यानी खतरा। तो ये 4 मुख्य लक्षण हैं जिनसे आप एबनॉर्मेलिटी यानी असामान्यता को समझ सकते हैं। डेवियंस यानी विसामान्यता से मतलब होता है कि मनोवैज्ञानिक विकार यानी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स सामान्य से कुछ भिन्न होते हैं, कुछ अलग होते हैं, पराकोटि यानी एक्सट्रीम होते हैं, तीव्र होते हैं और असामान्य होते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी बेतुके होते हैं यानी विचित्र होते हैं। दूसरा D डिस्ट्रेस यानी कष्टप्रद। मनोवैज्ञानिक विकार अप्रीतिकर होते हैं, यानी जिस व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक विकार होते हैं या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं वो व्यक्ति अपसेट या अनकंफर्टेबल फील करता है। यानी मनोवैज्ञानिक विकार उस व्यक्ति के लिए भी अप्रीतिकर होते हैं जो व्यक्ति इनसे ग्रस्त होता है, और उससे जुड़े दूसरे लोगों के लिए भी ये अप्रीतिकर होते हैं। अप्रीतिकर जिसे इंग्लिश में अनप्लीजेंट कहेंगे। और ये मनोवैज्ञानिक विकार व्यक्ति तथा दूसरों को विक्षोभित करने वाले होते हैं। विक्षोभित करने वाले यानी अपसेट करने वाले। तो जिन लोगों को ये मनोवैज्ञानिक विकार होते हैं और उनसे जुड़े हुए दूसरे लोग जो होते हैं, दोनों के लिए ही ये मनोवैज्ञानिक विकार कष्ट का कारण होते हैं, दुख और परेशानी का कारण होते हैं। तीसरा D है डिसफंक्शन या अपक्रियात्मक। मनोवैज्ञानिक विकार व्यक्ति के दैनिक जीवन में बाधा डालने वाले होते हैं। हम डेली रूटीन या डेली लाइफ में जो भी एक्टिविटीज करते हैं उनमें ये मनोवैज्ञानिक विकार बाधा डालते हैं। चौथा D है डेंजर, खतरनाक। कभी कभी ये मनोवैज्ञानिक विकार व्यक्ति के लिए और दूसरे लोगों के लिए खतरनाक होते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि मनोवैज्ञानिक विकार यानी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से क्या मतलब है। मनोवैज्ञानिक विकार यानी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स व्यक्ति के वे व्यवहार हैं जो कि सामान्य से कुछ हटकर होते हैं, खुद व्यक्ति के लिए और दूसरे लोगों के लिए कष्टप्रद होते हैं, उस व्यक्ति के दैनिक जीवन में बाधा डालने वाले होते हैं और उस व्यक्ति तथा दूसरों के लिए खतरनाक होते हैं। अपसामान्य या एबनॉर्मल शब्द का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो वो है जो सामान्य से परे है, यानी नॉर्मल से अलग हटके है, वो अपसामान्य या एबनॉर्मल है। लेकिन मनोविज्ञान में मानव व्यवहार का कोई आदर्श मॉडल या सामान्य मॉडल नहीं है, क्योंकि अभी हमने बात की कि अपसामान्य यानी एबनॉर्मल वो है जो नॉर्मल से अलग हो। तो नॉर्मल क्या है? क्योंकि साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी में ह्यूमन बिहेवियर के लिए कोई ऐसा आदर्श मॉडल नहीं है जिससे हम तुलना करके कह सके कि ये व्यवहार सामान्य है और ये व्यवहार अपसामान्य यानी कि एबनॉर्मल है। लेकिन फिर भी कुछ अप्रोचेस डेवलप हुई हैं जिनसे सामान्य और अपसामान्य व्यवहार में अंतर किया जा सकता है। मुख्य रूप से 2 अप्रोचेस हैं। इन दोनों अप्रोचेस यानी उपागम को हम समझ लेते हैं। पहला उपागम ये कहता है कि अपसामान्य व्यवहार सामाजिक मानकों से विचलित व्यवहार है, यानी हर समाज के कुछ नॉर्म्स होते हैं और उन नॉर्म्स से अलग हटके जो भी व्यवहार होता है वो अपसामान्य यानी एबनॉर्मल कहा जाता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अपसामान्य यानी एबनॉर्मल केवल एक लेबल है, एक नाम पत्र है, एक लेबल है, यानी एक टैग है जो उस व्यवहार के लिए दिया जाता है जो सामाजिक प्रत्याशाओं से हटकर हो। यानी समाज हमसे जिस तरह का व्यवहार करने की प्रत्याशा करता है, उम्मीद करता है, उससे अलग हटके जो भी व्यवहार किया जाता है उसको एक लेबल देते हैं, एक टैग देते हैं, और वो लेबल क्या है? अपसामान्य यानी एबनॉर्मल। हर सोसाइटी
के अपने कुछ मानक यानी नॉर्म्स होते हैं। और ये नॉर्म्स क्या होते हैं? जिन्हें सोशल नॉर्म्स कहते हैं या सामाजिक मानक कहते हैं। सामाजिक मानक से मतलब होता है कि किसी भी समाज में सही ढंग से व्यवहार करने यानी आचरण करने के कुछ नियम होते हैं। ये नियम कई बार कहे हुए होते हैं और कई बार अनकहे हुए होते हैं। यानी कुछ चीजों को कहकर लोगों को बताया जाता है और कुछ चीजें जो होती है उन्हें कहने की जरूरत नहीं होती, व्यक्ति धीरे धीरे उनको अपने आप समझ लेता है। तो इस तरह से हर समाज के अपने कुछ नियम तौर तरीके होते हैं जिन्हें मानक कहते हैं। और किसी भी व्यक्ति का वो व्यवहार जो कि इन मानकों को, जो इन सामाजिक मानकों को तोड़ता है, अपसामान्य या एबनॉर्मल कहा जाता है। अब हम सोशल नॉर्म्स की बात कर रहे हैं, यानी कि समाज के मानकों की बात कर रहे हैं। तो ये मानक कैसे विकसित होते हैं? ये मानक विकसित होते हैं कल्चर से यानी संस्कृति से। हर समाज की अपनी एक अलग खास संस्कृति होती है और हर संस्कृति का अपना एक इतिहास, अपने वैल्यूज यानी किन चीजों को वो इम्पोर्टेंस देते हैं, उसके अपने संस्थान, आदतें, कौशल यानी स्किल्स, टेक्नोलॉजी और कलाएं होती हैं। और इन्हीं से समाज के तौर तरीके या नियम विकसित होते हैं जिन्हें हम मानक कहते हैं। तो जो लोग उन मानकों के विपरीत या कुछ अलग व्यवहार करते हैं, उन व्यवहारों को अपसामान्य व्यवहार कहा जाता है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए एक समाज है जहाँ पर प्रतियोगिता और आग्रहिता को वैल्यू दी जाती है, यानी उसको महत्व दिया जाता है। प्रतियोगिता आप लोग समझ गए होंगे, कंपटीशन, ठीक है, प्रतिस्पर्धा की भावना। और आग्रहिता मतलब होता है असर्टिवनेस, यानी अपनी बात को दृढ़ता से रखना, अपनी बात मजबूती से स्पष्ट शब्दों में मुखरता के साथ सामने वाले के सामने रखना आग्रहिता कहलाता है। तो ऐसा समाज जहाँ पर प्रतिस्पर्धा और आग्रहिता को इम्पोर्टेंस दी जाती है, वहां पर अगर कोई आक्रामक व्यवहार करता है तो उसे स्वीकार किया जाता है और सामान्य समझा जाता है। क्योंकि जब हम आपस में प्रतियोगिता की भावना रखते हैं, प्रतिस्पर्धा की भावना रखते हैं, तो आक्रामक व्यवहार अपने आप आता है। लेकिन ऐसे समाज जहां पर प्रतियोगिता और आग्रहिता के स्थान पर सहयोग और पारिवारिक मूल्यों पर जोर दिया जाता है, यानी लोग एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता न करके एक दूसरे का सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे। और पारिवारिक मूल्य, फैमिली वैल्यूज, जहां पर लोग एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को इम्पोर्टेंस देते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो इस तरह के फैमिली वैल्यूज जिस समाज में होते हैं, वहां पर आक्रामकता को अस्वीकृत किया जाता है और नॉर्मल समझा जाता है, यानी असामान्य समझा जाता है। यहाँ पर आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि समाज या संस्कृति के जो नियम या तौर तरीके होते हैं, उनसे विपरीत जब कोई व्यवहार करता है, उनसे कुछ अलग तरह का व्यवहार जब कोई करता है, तो वो व्यवहार असामान्य व्यवहार कहलाता है। और ये जरूरी नहीं कि जो एक समाज या संस्कृति में असामान्य कहलाए, वो दूसरे समाज या संस्कृति में भी अपसामान्य कहलाए। हो सकता है कि एक संस्कृति में जिस बात को असामान्य या अपसामान्य समझा जाता है, एबनॉर्मल समझा जाता है, वही दूसरे समाज में बिल्कुल ही सामान्य बात हो। ये जो अप्रोच है कि समाज के द्वारा मान्य व्यवहार सामान्य और अमान्य व्यवहार अपसामान्य है, इस अप्रोच पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाए गए हैं, यानी इसको पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया गया है। मुख्य रूप से इस बात को कि सामाजिक रूप से स्वीकृत व्यवहार अपसामान्य नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि समाज के मानकों के अनुरूप जो भी है वो सब सामान्य है, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं है। अब हम बात करते हैं दूसरे उपागम यानी दूसरे अप्रोच की। दूसरा अप्रोच ये कहता है कि अपसामान्य व्यवहार यानी एबनॉर्मल बिहेवियर और कुछ नहीं, दुरानुकूलक व्यवहार है। दुरानुकूलक व्यवहार यानी माल एडेप्टिव बिहेवियर, यानी जब हम अच्छी तरह से अनुकूलन नहीं कर पाते। अनुकूलन का मतलब होता है परिस्थितियों के साथ, परिवेश के साथ सामंजस्य बिठाना, तालमेल बिठाना, परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेना, एडजस्टमेंट कर लेना। लेकिन जब हम ऐसा नहीं कर पाते तो उसे माल एडेप्टिव बिहेवियर या दुरानुकूलक व्यवहार कहते हैं। तो ये अप्रोच ये कहती है कि व्यवहार की सामान्यता को समझने का सबसे उपयुक्त मानदंड ये नहीं है कि, तो इस दूसरे उपागम के अनुसार व्यवहार की सामान्यता को समझने का सबसे उपयुक्त मानदंड सामाजिक स्वीकृति नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति के कल्याण और अंततः उस समूह के कल्याण को पोषित करता है जिससे वह संबद्ध है। यानी व्यक्ति का कोई भी वो व्यवहार सामान्य व्यवहार कहलाएगा जो व्यक्ति का कल्याण करता हो
और उस समूह का कल्याण करता हो जिससे वो व्यक्ति जुड़ा हुआ है। जबकि ऐसा कोई भी व्यवहार जो उस व्यक्ति के कल्याण में यानी उस व्यक्ति के हित में, उस व्यक्ति की भलाई में बाधा पहुंचाता है और उस समाज के कल्याण में भी बाधा पहुंचाता है, यानी समाज की भलाई में भी बाधा पहुंचाता है, जिस समाज से, जिस समूह से वो व्यक्ति संबंधित है। तो इस तरह का व्यवहार जो व्यक्ति और समाज के लिए हानिकारक है, अपसामान्य व्यवहार या एबनॉर्मल बिहेवियर कहलाता है। अभी हमने यहाँ बात की कल्याण की, यानी कुशलक्षेम की। कुशलक्षेम या कल्याण, जिसे इंग्लिश में वेल बीइंग कहते हैं, इसका मतलब होता है वो कंडीशन जब व्यक्ति शारीरिक मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ रहता है, यानी कुशलक्षेम व्यक्ति की वो स्थिति होती है जब वो स्वस्थ और प्रसन्न रहता है। तो यहाँ पर कल्याण या कुशलक्षेम का केवल ये मतलब नहीं है कि व्यक्ति का भरण पोषण हो रहा है और व्यक्ति की अतिजीविता है। भरण पोषण मतलब उसे प्रॉपर रहने, खाने और जीवन जीने के लिए मिल रहा है, बल्कि यहाँ पर कुशलक्षेम से मतलब होता है कि व्यक्ति का विकास हो और व्यक्ति संतुष्ट रहे, यानी व्यक्ति अपनी क्षमताओं का पूरी तरह से विकास और उपयोग कर सके। क्योंकि भरण पोषण और अतिजीविता तो पशु भी कर लेते हैं, यानी अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति और अपने अस्तित्व को बचाए रखना। ये सब आप लोगों ने मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत में भी पढ़ा था। ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 आत्म एवं व्यक्तित्व में भी पढ़ाया था। तो इस क्राइटेरिया के अनुसार कोई भी अनुरूप व्यवहार, अनुरूप यानी समाज के अनुरूप, समाज उसको अप्रूवल देता है, एक्सेप्ट करता है, फिर भी वो व्यवहार अपसामान्य हो सकता है जो कि दुरनुकूलक है। दुरनुकूलक यानी व्यक्ति के कार्य और वृद्धि में, व्यक्ति के कार्य और वृद्धि में बाधा पहुंचाता है। और ये कार्य कैसा है? इष्टतम कार्य है, यानी अनुकूलतम, मॉडरेट लेवल का, यानी व्यक्ति के विकास और वृद्धि के लिए अनुकूल स्तर का जो भी कार्य और वृद्धि है उसमें ये बाधा पहुंचाता है। अब इसे एक एग्जांपल से समझ लीजिए कि मान लीजिए एक विद्यार्थी है जो कि क्लास में बैठा हुआ है, टीचर उसको पढ़ा रहे हैं और उसके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। जो भी टॉपिक टीचर पढ़ा रहा है उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस उसके दिमाग में चल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो क्लास में चुप रहता है, क्वेश्चंस नहीं पूछ पाता, प्रश्न नहीं पूछ पाता। अब अगर हम सामाजिक मानक की बात करें तो सोशल नॉर्म ये कहता है कि क्लास में बच्चे को शांत रहना चाहिए, डिसिप्लिन में रहना चाहिए। सोशल नॉर्म के अकॉर्डिंग या सामाजिक मानक अनुसार तो बच्चे का व्यवहार, विद्यार्थी का व्यवहार बिल्कुल सही है कि वो क्लास में शांत है, डिसिप्लिन में है। लेकिन अगर उसकी भलाई या कल्याण की बात सोची जाए तो क्लास में बच्चे का इस तरह से चुप रह जाना उसकी भलाई के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उसके मन में जो प्रश्न आ रहे हैं वो उन्हें पूछ नहीं रहा है, यानी उसकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, जो कि उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि दुरनुकूलक व्यवहार मतलब समस्या अभी तक बनी हुई है। इस तरह के दुरनुकूलक व्यवहार यानी मालएडेप्टिव बिहेवियर से व्यक्ति के वृद्धि, विकास में बाधा पहुंचती है। और इस तरह के दुरनुकूलक व्यवहार यानी मालएडेप्टिव बिहेवियर से जब वो एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा है, उससे व्यक्ति की सुभेद्यता, बचाव की अक्षमता और पर्यावरण में असाधारण दबाव के कारण जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। यानी व्यक्ति का वो व्यवहार दुरनुकूलक कहलाता है जिससे व्यक्ति की सुभेद्यता, सुभेद्यता का मतलब होता है व्यक्ति की कमजोरी, यानी व्यक्ति दुर्बल है, नाजुक है, शरीर से भी और मन से भी, जिसे आसानी से शारीरिक और मानसिक तौर पर चोट पहुंचाई जा सकती है। व्यक्ति जीवन की चुनौतियों से बचाव करने में अक्षम है, यानी व्यक्ति में ऐसी क्षमता नहीं है कि वो जीवन की विभिन्न परिस्थितियों से अपना बचाव कर सके या समस्याओं से खुद को बचा सके। और अगर व्यक्ति को परिवेश से किसी प्रकार का दबाव मिलता है, स्ट्रेस मिलता है, तो उसके कारण व्यक्ति के जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इस पूरे को एक साथ समझ लीजिए। दुरनुकूलक व्यवहार से ये भी संकेत मिलता है कि व्यक्ति को आसानी से शारीरिक मानसिक चोट पहुंचाई जा सकती है। व्यक्ति अपना बचाव करने में अक्षम है, यानी जीवन में अगर कोई चुनौती आती है, कोई संकट आता है, तो उससे व्यक्ति अपना बचाव करने में अक्षम है और दबाव के कारण उसके जीवन में विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। मनोवैज्ञानिक विकारों के बारे में लोगों के जो विचार हैं वो
वो अस्पष्ट होते हैं। हम सभी मनोवैज्ञानिक विकारों के बारे में जो विचार रखते हैं वो ज्यादातर अंधविश्वास से भरे हुए होते हैं, हमारे अज्ञान और भय पर आधारित होते हैं और जनरली ये माना जाता है कि मनोवैज्ञानिक विकार किसी व्यक्ति के जीवन का शर्मनाक पहलू है। यानी किसी व्यक्ति को अगर मनोवैज्ञानिक विकार हो गया, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया, तो ये उस व्यक्ति के लिए बहुत ही शर्म की बात है। मानसिक रोग सामान्यतः एक कलंक की तरह देखा जाता है। यानी किसी व्यक्ति को अगर मानसिक रोग हो गया तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर एक कलंक लग गया, एक धब्बा लग गया, जिसके कारण लोग शर्म से डॉक्टर के पास या मनोवैज्ञानिक के पास जाकर परामर्श लेने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि उनका ये मानना होता है कि उनकी जो समस्या है वो कैसी है, लज्जास्पद है। यानी उन्हें इस तरह की समस्या के कारण शर्म आनी चाहिए, जबकि वास्तविकता ये है कि मनोवैज्ञानिक विकार अन्य बीमारियों की तरह ही है। जैसे शारीरिक बीमारियां होती हैं, बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी और दूसरी बीमारियां जिनके बारे में हम बात करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाते, उसी तरह से मनोवैज्ञानिक विकार भी हैं और ये मनोवैज्ञानिक विकार अनुकूलन की असफलता के कारण होते हैं। यानी जब व्यक्ति समायोजन नहीं कर पाता, एडजस्टमेंट नहीं कर पाता या परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल नहीं पाता, तब मनोवैज्ञानिक विकार होते हैं। अब हम बात करते हैं मनोवैज्ञानिक विकारों के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की। मनोवैज्ञानिक विकार यानी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को समझने के लिए उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है। यानी किस तरह से इन विकारों को अलग अलग समय के दौरान समझा गया। जब हम एबनॉर्मल साइकोलॉजी की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो कुछ ऐसी थ्योरीज हैं जो बार बार रिपीट हुई हैं। एक प्राचीन सिद्धांत जिसे आज भी न केवल जाना जाता है बल्कि माना भी जाता है, वो ये कि अपसामान्य व्यवहार यानी एबनॉर्मल बिहेवियर किसी अलौकिक या जादुई शक्ति के कारण, यानी किसी सुपरनेचुरल पावर या मैजिकल फोर्सेस के कारण होता है। यानी कुछ सुपरनेचुरल पावर्स होती हैं जिनके कारण मनोवैज्ञानिक विकार और असामान्य व्यवहार होते हैं। ये अलौकिक शक्तियां जैसे बुरी आत्माएं, भूत प्रेत, शैतान, जिन्न वगैरह। तो ये माना जाता है कि ये जो बुरी आत्माएं हैं ये किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाती हैं या किसी व्यक्ति को ये परेशान करती हैं, तब व्यक्ति एबनॉर्मल बिहेवियर करता है। और इन बुरी आत्माओं को भगाने या हटाने के लिए झाड़ फूंक या प्रार्थना वगैरह का तरीका आज भी यूज किया जाता है। कई समाजों में तो एक व्यक्ति जिसे ओझा कहा जाता है उसके माध्यम से प्रेत आत्माएं लोगों से बात करती हैं और इस ओझा का संबंध सुपरनेचुरल पावर से होता है। बुरी आत्माओं से ग्रस्त व्यक्ति ओझा के माध्यम से ये जान सकता है कि उसकी समस्याएं किस प्रेतात्मा के कारण है और इस प्रेतात्मा को खुश करने के लिए क्या किया जाए। इसके अलावा एबनॉर्मल साइकोलॉजी की हिस्ट्री में यानी अपसामान्य मनोविज्ञान के इतिहास में एक विचार और है जो बार बार आया है, वो ये कि व्यक्ति विचित्र ढंग से व्यवहार इसलिए करता है क्योंकि उसका शरीर और उसका मस्तिष्क ठीक तरीके से काम नहीं करते हैं। और इस तरह के अप्रोच को जैविक या आंगिक उपागम कहा जाता है, यानी बायोलॉजिकल या ऑर्गेनिक अप्रोच कहा जाता है। आज के समय में भी इस बात को माना जाता है कि शरीर और मस्तिष्क की कई प्रक्रियाएं यानी कई फंक्शंस का संबंध दुरानुकूलक व्यवहार से है, यानी माल एडेप्टिव बिहेवियर से होता है। तो चूंकि हमारी जैविक प्रक्रियाएं यानी बायोलॉजिकल फंक्शंस ठीक से काम नहीं करते, तो इन दोषपूर्ण जैविक प्रक्रियाओं को अगर हम ठीक कर दें तो हम मनोवैज्ञानिक विकारों को भी दूर कर सकते हैं। अब एक दूसरा अप्रोच है साइकोलॉजिकल अप्रोच यानी मनोवैज्ञानिक उपागम। इस उपागम के अनुसार जो भी मनोवैज्ञानिक समस्याएं होती हैं उनके पीछे व्यक्ति के विचार यानी व्यक्ति किस तरीके से सोचता है, उसकी भावनाएं और दुनिया को देखने का जो उसका एक नजरिया होता है, दृष्टिकोण होता है, वो अपर्याप्त होता है यानी ठीक नहीं होता। यानी व्यक्ति के विचार ठीक नहीं होते, उसकी भावनाएं ठीक नहीं होती और दुनिया को वो सही नजरिए से नहीं देखता। इन सब के कारण मनोवैज्ञानिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ये तीनों ही पर्सपेक्टिव यानी परिप्रेक्ष्य जिन्हें अभी हमने ऊपर समझा, अति प्राकृत यानी अलौकिक, जैविक या आंगिक यानी बायोलॉजिकल और मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल अप्रोचेस, ये तीनों ही पश्चिमी सभ्यता के इतिहास में बार बार घटित होते रहे हैं। पश्चिमी सभ्यता की बात क्यों की गई है? क्योंकि मनोविज्ञान का प्रारंभ पश्चिम से ही हुआ था।
पश्चिम की प्राचीन सभ्यता में अगर हम ग्रीक की बात करें तो प्राचीन ग्रीक में दार्शनिक चिकित्सक हिपोक्रेट्स, सुकरात और प्लेटो इनका नाम आता है, जिसमें विशेष रूप से प्लेटो ने सर्वांगिक उपागम यानी ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच डेवलप की। इस उपागम के अनुसार बाधित व्यवहार को संवेग और तर्क के बीच द्वंद्व के कारण उत्पन्न माना जाता है, यानी व्यक्ति के इमोशंस और तर्क यानी रीजन, इन दोनों के बीच में द्वंद्व होता है यानी कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसके कारण बाधित व्यवहार उत्पन्न होता है। यानी मनोवैज्ञानिक विकार असामान्य व्यवहार का मुख्य कारण मानसिक संघर्ष यानी कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद्व का होना है। ग्लेन ने पर्सनल कैरेक्टर यानी व्यक्तिगत चरित्र और स्वभाव में 4 तरह की वृत्तियों यानी 4 ह्यूमर्स की भूमिका बताई है। ग्लेन के अनुसार ये जो भौतिक संसार है यानी जो दुनिया है वो 4 तरह के तत्वों यानी एलिमेंट से बनी हुई है, पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल। और ये चारों तत्व यानी पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल मिलकर हमारे शरीर के 4 आवश्यक द्रव यानी बॉडी फ्लूइड का निर्माण करते हैं। ये 4 द्रव या बॉडी फ्लूइड कौन कौन से हैं? रक्त, काला पित्त, पीला पित्त, श्लेष्मा। ये जो चारों द्रव हैं यानी बॉडी फ्लूइड हैं, इनमें से प्रत्येक द्रव अलग अलग स्वभाव को बनाता है, यानी व्यक्ति का जो टेम्परामेंट होता है, व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वो इन द्रवों के आधार पर बनता है और हर द्रव अलग तरह के स्वभाव का निर्माण करता है। जब इन चारों वृत्तियों में असंतुलन उत्पन्न होता है तब विभिन्न प्रकार के मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं। हम भारतीय धारणा की बात करें तो भारत में भी अथर्ववेद और आयुर्वेद में त्रिदोष की बात की गई है, वात, पित्त और कफ। ये तीनों ही तत्व प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति में किसी एक तत्व की प्रधानता होती है, और जब इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी आती है तब व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के विकार होते हैं। इसको आपने चैप्टर नंबर 2 आत्म एवं व्यक्तित्व में भी पढ़ा था। प्राचीन युग के बाद आता है मध्य युग यानी मिडिल एज। प्राचीन काल के प्रारंभ में जहाँ एक और अंधविश्वास, भूत प्रेत, झाड़ फूंक आदि की बात की गई, वहीं प्राचीन काल के अंत में मनोवैज्ञानिक अवधारणा विकसित हुई कि किस प्रकार से शारीरिक असंतुलन के कारण मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं। लेकिन मध्य युग में फिर से अपसामान्य व्यवहार के कारणों की व्याख्या के लिए भूत विद्या और अंधविश्वास को इम्पोर्टेंस दी जाने लगी, यानी असामान्य व्यवहार के पीछे भूत प्रेत और अंधविश्वास को ही कारण माना जाने लगा। भूत विद्या के अनुसार मानसिक समस्याओं से ग्रस्त व्यक्ति में दुष्ट आत्माएं होती हैं या फिर चुड़ैलें होती हैं। मध्यकाल में चुड़ैल मारण के बहुत सारे उदाहरण पाए जाते हैं। मध्य युग के प्रारंभ में ईसाइयों में दीन वत्सलता की भावना बहुत ज्यादा रही। दीन वत्सलता यानी जो दीन दुखी हैं, परेशान हैं, पीड़ित हैं, उनके प्रति वत्सलता की भावना यानी प्रेम की भावना, ममता की भावना, सेवा की भावना बहुत ज्यादा रही। उस समय संत ऑगस्टीन ने भावनाओं, मानसिक कष्टों और द्वंद्वों के बारे में काफी विस्तार से लिखा और इसी ने एबनॉर्मल बिहेवियर के आधुनिक मनोगतिक सिद्धांत की आधारशिला रखी। मनोगतिक सिद्धांत यानी साइकोडायनामिक थ्योरी। आप सभी इस सिद्धांत को आत्म एवं व्यक्तित्व चैप्टर में पढ़ चुके हैं, सिगमंड फ्राइड का दिया हुआ है। पुनर्जागरण काल, एबनॉर्मल बिहेवियर को जानने की जो जिज्ञासा थी उसमें और मानवतावाद में वृद्धि दिखाई दी। यानी एक तरफ लोग असामान्य व्यवहार को समझने, जानने में जिज्ञासा दिखा रहे थे, वहीं दूसरी ओर मानवतावाद यानी जो मानसिक रोगी हैं उनके प्रति मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाना, इसमें वृद्धि दिखाई दे रही थी। योहान वेयर ने मनोवैज्ञानिक द्वंद्व यानी कॉन्फ्लिक्ट, मानसिक संघर्ष और अंतरवैयक्तिक संबंधों में बाधा को मनोवैज्ञानिक विकारों का कारण माना। यानी मनोवैज्ञानिक विकार किस कारण से होते हैं? जब हम किसी मनोवैज्ञानिक द्वंद्व यानी मानसिक संघर्ष का सामना करते हैं या फिर हमारे इंटरपर्सनल रिलेशंस में कोई प्रॉब्लम आती है, तब मनोवैज्ञानिक विकार होने की संभावना रहती है। योहान वेयर ने यह भी माना कि जिनको चुड़ैल या डायन कहा गया वो खुद मानसिक रूप से बाधित हो सकते थे। यानी ये हो सकता है कि चुड़ैल या डायन खुद भी मानसिक बीमारियों से ग्रस्त हों और उन्हें भी मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत हो, न कि किसी तरह के धर्म संबंधी उपदेश या उपचार के। 17वीं और 18वीं शताब्दी को तर्क एवं प्रबोधन का काल कहा जाता है। इस काल में अपसामान्य व्यवहार को समझने के लिए आस्था और धर्म सिद्धांत की जगह पर वैज्ञानिक पद्धति का उदय
हुआ और मनोवैज्ञानिक विकारों के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण आया, जिसके कारण इन विकारों से जो भी लोग ग्रस्त थे यानी जो मानसिक बीमार थे, उनके प्रति सहानुभूति की भावना और करुणा की भावना बढ़ी, क्योंकि इन लोगों को भूत प्रेत या आत्मा से ग्रस्त न मानकर एक बीमारी से ग्रस्त समझा गया। तो जिस तरीके से शारीरिक बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति और करुणा की भावना रखी जाती है, उसी तरह से मानसिक विकारों से ग्रस्त लोगों के प्रति भी दया और सहानुभूति की भावना लोगों में बढ़ी और इसके कारण सुधार आंदोलन को बल प्राप्त हुआ। सुधार आंदोलन यानी मानसिक बीमारियों के प्रति लोगों की सोच में सुधार। यूरोप और अमेरिका में शरण स्थलों या आश्रय स्थानों में सुधार किया जाने लगा। यानी यूरोप और अमेरिका में ऐसे आश्रय स्थान या शरण स्थल थे जहां पर इस प्रकार के मानसिक रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों को रखा जाता था और उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। तो इन आश्रय स्थानों में सुधार किया जाने लगा, मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाया जाने लगा और इसके पीछे सुधार आंदोलन यानी मानसिक बीमार भी उतनी ही करुणा और सहानुभूति के हकदार हैं। इस सुधार आंदोलन का एक पक्ष ये रहा कि संस्था विमुक्ति के प्रति रुझान बढ़ा। संस्था विमुक्ति, डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, मतलब जब व्यक्ति मानसिक रोगों से मुक्त होकर स्वस्थ हो जाए तो उसे इस तरह के आश्रय स्थल, शरण स्थल या मानसिक रोगियों की संस्था से हटाकर समुदाय में रखने यानी समाज में रखने और उनकी देखरेख के ऊपर जोर दिया जाने लगा। ऊपर जो भी उपागम हमने पढ़े उनके परिणाम स्वरूप एक नए उपागम का अभ्युदय हुआ, जिसे अन्योन्य क्रियात्मक जैव मनोसामाजिक उपागम कहा जाता है, यानी इंटरैक्शनल बायोसाइको सोशल अप्रोच। इसके नाम से स्पष्ट है, इंटरैक्शनल यानी जब हम समाज के दूसरे लोगों के साथ इंटरैक्शन करते हैं, जैव यानी बायोलॉजिकल, मनोसामाजिक यानी साइकोसोशल अप्रोच, और इस अप्रोच में जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक इन तीनों ही कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है मनोवैज्ञानिक विकारों के उत्पन्न होने में। तो व्यूवर्स, ये थी आज की क्लास। कैसी लगी आज की क्लास? अगर ये वीडियो आपको पसंद आए और मेरे चैनल के दूसरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।